नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक को लेके चलेंगे और ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, एआरओ, आरओ इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ए टू जेड जो भी उत्तर प्रदेश के आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है और इसमें ए टू जेड आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और मेरा दावा है कि ऐसी क्लास आपको कहीं यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि एक ही क्लास में हम बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो बताएं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर में हर्ष स्वर होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं जैसे आ, यू, री। दीर्घ जो स्वर होते हैं वो बड़ा आ, ई और बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, यानी 7 होते हैं। टोटल 11 हो जाएंगे। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। स्पर्श में का से पा वर्ग तथा अणा, ढा और ढा यानी डा और ढा 2 होते हैं, 27 टोटल होते हैं। अगला अंतस्थ या रा, ला और वा यानी 5 होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 41 मूलतः होती है। ऊष्म चारों सा आ जाएंगे और आगत में जा और फा जिसके नीचे बिंदी होगी 2 होते हैं। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञा और स्र 1 होते हैं, ये 4 टोटल मिला के 41 हो जाएंगे। नोट डा और ढा उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, जा फा विदेशी होते हैं। वर्ण विचार में ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे छोटा आ, ई, ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, ई और ई, ऊ, का, खा, गा, घा, अंगा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, पा, फा, बा, भा और मा, या, रा, ला, वा और जा और फा। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। व्यंजन में मूल स्वर आ, ई, ऊ और री। प्लित स्वर हे राम, ओम इत्यादि जो लंबा खिंचे उसको प्लित स्वर कहते हैं। आगत स्वर अंग, आहा हुआ है जिसको चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। परंपरागत स्वर जो होते हैं ये 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। विशेष तथ्य में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52 है। विशिष्ट क्रम से रखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नगरी वर्णमाला भी कहते हैं। अक्षर और व्यंजन में अंतर, तो जहाँ जितने वर्ण दिए हैं वे वस्तुतः अक्षर हैं और व्यंजन नहीं है, क्योंकि का में का, धन, आ 2 वर्णों का अक्षर हो। यही बात अन्य वर्णों के संबंध में भी है। शुद्ध व्यंजन का रूप है कि का में ये होगा, स्वर जो होंगे, जो स्वर रहित होगा वह इस प्रकार होगा और जो स्वर सहित होगा इसमें ये नहीं लगा होगा। आगे स्वर की परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर इस प्रकार हैं: आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। संख्या 11 है।
हस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। यह 4 हैं, आ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 होते हैं। आ, बड़ा आ वाला जो आ, बड़ी ई और उ, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। प्लुत स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बोलने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जा सकता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से, अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से होता है, मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से होता है, पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से, और समृद्ध मुंह कम खुला हो, ई, उ और उ। विवृत मुंह अधिक खुला हो, ए, ऐ, आ, बड़ा आ, ओ और औ, आहा, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। अग्र, मध्य और पश्च। समृद्ध, अग्र में आप देख सकते हैं छोटी ई और बड़ी ई, ए और ऐ होगा। मध्य में केवल छोटा आ होगा। पश्च में उ, ओ और बड़ा आ, औ और चंद्र वाला आहा होगा। इसी में समृद्ध में बड़ी ई और बड़ा उ होगा। अर्ध समृद्ध में छोटी ई, छोटा उ होगा। अर्धविवृत में ए, आ, ओ और आ, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। विवृत में ए, आ और औ होगा। जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है? अग्रस्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्रस्वर कहे जाते हैं। इसमें ई, ए और ऐ है। पश्च स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, औ और औ, आ, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। मध्य स्वर की परिभाषा, हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। मुंह किस मात्रा में खुलता और बंद होता है? तो समृद्ध जिन स्वरों की उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जैसे ई, उ। स्वरों के उच्चारण में अर्धसमृद्ध भी होते हैं। समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, जैसे ई, उ स्वरों के उच्चारण में। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, ए, ओ के उच्चारण में। अर्धविवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, जैसे ए, ओ, आ, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो, वे आते हैं। ओंठों की गोलाकार स्थिति के आधार पर, तो वृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल वृत्ताकार हो जाते हैं, जैसे उ, ओ और औ, आह, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। आवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल वृत्ताकार ना होकर फैले से रहते हों, स्वर आवृत्ताकार कहे जाते हैं, जैसे आ, ई, ए और ऐ होते हैं। स्वरों के पारस्परिक अंतर, तो इसमें हस्व, कंठ, दीर्घ और हस्व। जैसे छोटा आ वह हस्व स्वर होगा, और दीर्घ ये बड़ा आ और हस्व छोटी ई हो जाएगी। यही बड़ी ई दीर्घ होती है लेकिन ये तालव्य होती है। छोटा ऊ हस्व होता है, ये ओष्ठ होता है। बड़ा ऊ दीर्घ होता है, ये ओष्ठ होता है। और री हस्व होता है, मूर्धन्य होता है। ए दीर्घ होता है, कंठ तालव्य होता है, अर्धविवृत भी कहते हैं। ऐ दीर्घ कंठ तालव्य होते हैं, विवृत कहे जाते हैं। ओ दीर्घ होता है, कंठोस्थ कहे जाते हैं, अर्धविवृत होता है। औ दीर्घ होता है, कंठोस्थ कहे जाते हैं, ये विवृत होता है। विशेष हिंदी के स्वरों को री को छोड़कर, क्योंकि यह हिंदी में स्वर रूप में नहीं बोला जाता है। विशेष री इस ध्वनि का उच्चारण सामान्यतः रा धन ई यानी री के रूप में व्यंजनवत ही होता है। इस ध्वनि को भी स्वरों में गिना जाता है।
री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि और ऋतु आदि में होता है। आगत स्वर आ, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। हिंदी में अंग्रेजी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं जो आज हिंदी के अपने बनकर रह गए हैं। अन्य भाषाओं से आने के कारण इसे आगत स्वर कहते हैं। उच्चारण के लिए अंग्रेजी के कॉपी, डॉक्टर, कॉफी आदि शब्दों की ओ ध्वनि ना हो तो हिंदी की ओ है और ना ओ। इसका उच्चारण इन दोनों के मध्य में से ही कहीं होता है। मानक वर्तनी के अनुसार इन आगत शब्दों को आ, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो, स्वर से लिखा जाना चाहिए, जैसे आ। अशुद्ध और शुद्ध रूप, तो इसमें डॉक्टर ये अशुद्ध रूप है, डॉक्टर ये शुद्ध रूप है। सांप अशुद्ध है, शुद्ध सांप है। कॉपी ये डॉक्टर, ये कॉपी अशुद्ध है और कॉपी में चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो वह शुद्ध है। टोपी ये अशुद्ध है और शुद्ध रूप टॉफी होता है, जिसमें चंद्र हो लेकिन बिंदी ना हो। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकल जाता है तो ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों का ये गुण है, हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शुद्ध संवार ध्वनि आह की आ रही है, जिसमें चंद्र और बिंदी दोनों होता है। संवार जिसमें आ रहा है। सांस में अंग आ रहा है, ध्वनि जो आ रही है अंग, जिसे आह कहा जाता है, चंद्र बिंदी दोनों होता है। सांस बड़ा आ की ध्वनि आ रही है। आई, तो इसमें ई जिसमें चंद्र बिंदी हो उसमें चंद्र बिंदी की ध्वनि आ रही है। आई, बड़ी ई की आवाज़ आ रही है। हैं, तो एक की आवाज़ आ रही है, तो इसमें ए की आवाज़ आ रही है। दोस्तों आगे हिंदी वर्णमाला ब्राह्म चिन्ह, चलिए तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर भाग होता है जीभ के ऊपर भाग, इसे कोमल तालु भी कहते हैं। कंठ गला जो होता है गला, इसे कौआ कावा कंठ तालु कहते हैं, कंठ कहा जाता है। नहीं दोस्तों, इसे जो जीभ का पिछला भाग बिल्कुल होता है उसे कौवा कहा जाता है, जिसे अली जीवा कहा जाता है। स्वर तंत्र जहाँ ये कंठ होता है, कंठ यहाँ पे स्वर तंत्र होता है। श्वास नली ये इसके नीचे होती है। जीभ, ओंठ, दांत, वर्तस्य और कठोर तालु ये होता है। तालु जो जीभ के ऊपरी भाग तालु होता है। मध्य भाग इसे मूर्धा कहा जाता है। ध्यान दें कि इस प्रकार हिंदी में अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं। मात्रा और विचार। मात्रा की परिभाषा, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा दी गई हैं, जैसे स्वर मात्रा, जैसे छोटा आ में आप देख सकते हैं मात्राएं नहीं होगी क्योंकि ये स्वर है। बड़ा आ, ये भी इसमें एक मात्रा डंडे की तरह होगी, ये बड़ा हो जाएगा, शब्द काम होगा। ई, छोटी ई ये वाली होगी, आप देख रहे हैं। किसलय, इसका शब्द होगा किसलय। अगला बड़ी ई की मात्रा ऐसी होगी जिसे खीर, किसलय में जी ये मात्रा लगी हुई है। और छोटा ऊ जे इसे ऐसे कहते हैं जिसमें गुलाब बना है। बड़ा ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा। री जो होगी, री ऐसे करके री लगा होगा, ये तृण लिखा हुआ है। ए जो होगा एक
पाई की तरह होगा केस, जिसमें लिखा केस, ए डबल हो जाएंगी जैसे है। ओ में एक डंडा होगा और एक पाई होगी, तो इसे जैसे चोर बना है। औ में डबल पाई होगी, इसे चौखट कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आगे व्यंजन का वर्गीकरण, यानी वर्णों के व्यंजन जो हैं हिंदी में उनका वर्गीकरण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर वर्ग, उच्चारण स्थान और वर्ण नाम। जैसे का वर्ग जो होगा का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये कंठ गले होंगे, कंठ इसे कहा जाता है। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इसे तालु की छत का होता है, इसे तालब भी कहा जाता है। अंतस्थ या और ऊष्म सा पिछला भाग है। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, मूर्धा कहा जाता है, और ये मुंह के भीतर की होते, इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। अगला है डा, ढा, ऊष्म सा छत का अगला भाग। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, ये दांत ऊपरी दांतों के निकट से। पा वर्ग पा, फा, बा और भा, और इसमें साथ माँ, ये ओष्ठ दोनों ओंठों से होते हैं, इसे ओष्ठ कहा जाता है। ना, सा, जा, रा, ला, इसे वर्तस्य दांतों के पिछले या पीछे का कठोर हिस्सा वर्तस्य कहा जाता है। वा और फा, यानी वा और फा दांतों निचले ओंठ तथा ऊपरी दांतों से होता है, इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। स्वर तंत्र से स्वर तंत्रीय कहा जाता है। प्रयत्न के आधार पर, प्रत्यंत के आधार पर, तो उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ में लुंठित आ जाएगा, अर्धस्वर आ जाएंगे और पार्श्विक आ जाएंगे, या वा, राला ये हो जाएंगे। अर्धस्वर में या वा, लुंठित में रा, पार्श्विक में ला, उच्छिप्त और आयोग वा। उच्छिप्त वे होते हैं डा और ढा, आयोग वहा, अंग और आहा होते हैं आयोग वा। जी आयोग वा वे होते हैं जो जुड़ के वह नहीं होते, उन्हें आयोग वहा कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, तब जो व्यंजन उच्चारित होते हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। उदाहरण का वर्ग के व्यंजनों में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठकर गले के अगले भाग का स्पर्श करता है, उसे स्पर्श कहते हैं। ता वर्ग के व्यंजनों में जीभ की नोक ऊपर के दांतों के पास जाकर स्पर्श करती है और वायु मार्ग को अवरुद्ध करती है, तो उसे कहते हैं। अगला पावर के व्यंजनों में निचला ओंठ ऊपर के ओंठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है। खा संघर्षी व्यंजन, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ का निचला ओंठ उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते, बल्कि उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच इतनी कम जगह रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़ता है। इस स्थिति में जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। संस्कृत में इन्हें व्यंजनों को ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए स, स, सह ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। आगे मूर्धा आप देख रहे हैं, मूर्धा तालु ऊपरी भाग और वर्तस्य ऊंट वाला। शाखा परिचय, जिन व्यंजन हिंदी में लेखन परंपरा से आए हैं, इसलिए उनके लेखन और लिखने में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तो कम होती हैं, किंतु उच्चारणगत अशुद्धियाँ व्यापक रूप से होती हैं। सा एक तालव्य व्यंजन है, इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण स्थान भी होते हैं। यह तब उच्चारित होता है जब जीभ के अगले या आगे का भाग जीभ की नोक से थोड़ा जीभ के मध्य की ओर का भाग वर्तस्य से ऊपर लघु को स्पर्श करता है। हिंदी की बोलियों में यह ध्वनि नहीं है तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों में यह उच्चारित होता है। अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध और शुद्ध तो
शर्मा और शर्मा शुद्ध है। पाठशाला, पाठशाला ये वाला शुद्ध है। शांत, ये वाला शांत शुद्ध है। अधिकांश, अधिकांश ये वाला शुद्ध है। प्रशंसा, प्रशंसा ये वाला शुद्ध है। शिकायत, शिकायत ये वाला शुद्ध है। विशेष, विशेष में ये, अनुशासन में अनुशासन ये शुद्ध है। शिल्प में शिल्प ये शुद्ध है। सुशोभित, सुशोभित में ये शुद्ध है। शायद में शायद ये शुद्ध है। स्टेशन में स्टेशन ये शुद्ध है। शाह का परिचय, शाह का मूर्धन्य व्यंजन है, इसे ऊष्म या संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं।